दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें, स्टॉक के अंदर काफी ज्यादा गिरावट हो चुकी है। अब इस गिरावट के पीछे दो बड़ी वजह। एक तरफ तो पावर सेक्टर में लगातार गिरावट जारी है। सिर्फ जयप्रकाश पावर वेंचर्स की बात नहीं है, चाहे आप यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी ले लो, रिलायंस पावर या फिर अदानी पावर या फिर टाटा पावर। अदानी पावर भी ऑलरेडी इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के पहले ही काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका था। तो सारे के सारे पावर सेक्टर के शेयर इस समय काफ़ी नीचे है और इसका असर देखने को भी मिला। दूसरी तरफ यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई कि क्वार्टर 3 में कंपनी ने काफ़ी भारी लॉस बता दिया। उस लॉस के बाद यहाँ पे देखें तो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर ने अपनी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हैवी सेलिंग कर दी। अभी भी बड़े इन्वेस्टर तो यहाँ पे बने हुए, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर ने अपनी बिकवाली की और इस वजह से प्राइस नीचे आई। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो सकता है क्योंकि क्वार्टर 4 हमारे सामने आने वाला है। इस बार अगर क्वार्टर 4 दमदार होगा तो फिर से एक शानदार तेजी का दौर शुरू होगा। वैसे स्टॉक ने ज़बरदस्त रिटर्न अभी भी दिया हुआ है क्योंकि ये स्टॉक तो 50 पैसे से दौड़ा है और इस समय काफ़ी अच्छा रिटर्न अभी भी देख रहा है। आने वाले समय क्या संभावना बन सकती है जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है पावर सेक्टर को लेकर। सरकार यहाँ पे बहुत बड़ा प्लान बना रही है और जेपी पावर की बात करें तो जेपी पावर ने अपना सीमेंट ग्रेडिंग का बिजनेस बेचा है ताकि अपने कर्ज को पूरी तरह से खत्म करे। तो कंपनी कोशिश कर रही है कि अपने कर्ज को कम करे। साथ में कंपनी यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी कुछ अपॉर्चुनिटी तलाश रही है। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस छोटे से पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत 6.10 पर हुई। शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग थर्सडे की 6.05 की थी, लो बना 5.85 का और हाई है 6.20 का। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे खरीदारी की, लेकिन साथ में बहुत ही ज़बरदस्त बिकवाली भी हुई। वॉल्यूम में ज़बरदस्त इजाफा हुआ और इसी वजह से स्टॉक में थोड़ी सी हमें गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारी वॉल्यूम हुआ है पिछले कई दिनों के बाद। आप देख सकते हो एक महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 7 करोड़ का वॉल्यूम होता, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और थर्सडे को 5 करोड़ का वॉल्यूम होता, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन फ्राइडे के दिन 15 करोड़ का भारी वॉल्यूम हुआ और 11 करोड़ की ज़बरदस्त डिलीवरी उठाई गई है। यानी किसी बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे बिकवाली भी की है और किसी बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी भी की है और इसके पीछे वजह है आने वाला क्वार्टर 4। और यहाँ पे लग रहा है कि क्वार्टर 4 इस बार फिर से बेहतरीन हो सकता है क्योंकि कंपनी के हमने ट्रैक रिकॉर्ड देखा है। कंपनी एक बार लॉस बता दे उसके बाद में भारी प्रॉफिट भी बता देती है। अब यहाँ पे जिसने भी इसमें निवेश किया होगा कोविड काल में उसको अभी भी बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न मिल रहा है। और आपको ये पता होगा स्टॉक मैंने 1 रुपीज़ के आसपास से सजेस्ट करना शुरू कर दिया था। आप देख सकते हो 27 मार्च 2020 को ये मात्र 50 पैसे का स्टॉक था। उसके बाद ये दौड़ा है लगभग 11 रुपये तक जाके आया, काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे 14 जनवरी 2022 को इसकी क्लोजिंग 10 रुपये के आसपास की थी। तो इस हिसाब से ऊपर के लेवल से देखें तो अभी आपको इस समय करीब 5 रुपये नीचे स्टॉक दिखाई देगा। लेकिन निचले लेवल से भी देखें तो स्टॉक में अभी भी ज़बरदस्त रिटर्न है। तो काफ़ी लोग जो ऊपर के लेवल पर फंसे हुए। अब यहाँ पे देख सकते हो कि प्राइस इसलिए बढ़ी क्योंकि कंपनी का जो लगातार बिजनेस गिरा था उसमें वृद्धि शुरू हुई। आप देख सकते हो 2018 में जहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 4,876 करोड़ के आसपास था, जो 2020 तक गिरते हुए 3,283 करोड़ तक आ गया था। यानी रेवेन्यू में लगातार गिरावट हुई, उस हिसाब से प्राइस भी नीचे आई। लेकिन उसके बाद में अगर आप देखें 2021 में 3,301 करोड़ तक पहुँच गया और 2022 में ये 4,624 करोड़ तक पहुँच गया। तो जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा वैसे इसकी अब प्राइस बढ़ती गई। अब आप देख सकते हो 2018 में जहाँ पे इनका लॉस 1,690 करोड़ के आसपास था, 2020 में ये गिर के 2,240 करोड़ तक पहुँच गया। यानी भारी लॉस होता कंपनी को। तो ये तो देख सकते 2020 तक कंपनी करीब 2200 करोड़ के लॉस में चल रही थी। अब उसके बाद रिकवरी शुरू 2021 में 215 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। 2022 में प्रॉफिट घट के फिर से 107 करोड़ तक आया। और अगर आप देखें तो यहाँ पे इस बार कंपनी ने लॉस बताया। रिवेन्यू में भी गिरावट हुई थी। आप देखते हो दिसंबर 2021 में जहाँ पे 1,401 करोड़ के आसपास का जो रिवेन्यू था वो दिसंबर 2022 में कम होकर 1,201 करोड़ के आसपास आया। इसके अलावा अगर आप देखें प्रॉफिट लॉस को तो दिसंबर 2021 में कंपनी को 107 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन इस दिसंबर में 218 करोड़ का लॉस हुआ और इसी वजह से पूरा का पूरा मामला बिगड़ा। वैसे अगर आप देखें तो मार्च 2022 में भी कंपनी को 2.27 करोड़ का लॉस होता है। उसके बाद में जून क्वार्टर में कंपनी को 242 करोड़ का बम्पर प्रॉफिट हुआ और इसके हिसाब से ये ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो हो सकता है इस बार कंपनी का फिर से जो मामला है प्रॉफिट में आ जाए। तो वैसे यहाँ पे फिर तेजी का दौर शुरू होगा। यहाँ पे एक अच्छी बात ये हुई कि प्रमोटर ने अपने गिरवी शेयरों को छुड़ाया दिसंबर क्वार्टर में। आप देख सकते हो जो प्रमोटर की होल्डिंग इस समय अगर आप देखें तो 24% के आसपास है, लेकिन जो गिरवी शेयर थे
सितंबर में वो 94.63% थे, जो कम होकर 79.20% पे आए। तो जिस तरह से यहाँ पे प्रमोटर ने यहाँ पे अपने सीमेंट के बिजनेस को बेचा, जो पैसे आए उस हिसाब से इन्होंने अपने गिरवी शेयरों को छुड़ाए। तो कोशिश जो प्रमोटर की तरफ से की जा रही है ये काफ़ी ठीक है और इसी हिसाब से थोड़ा सा भरोसा किया जा सकता है। दूसरा एक सबसे जो शानदार यहाँ पे आप देखें आंकड़ा, तो वो है एफआई की होल्डिंग। चाहे इस समय इसकी प्राइस गिरी हो, लेकिन एफआई जम के खरीदारी करे पिछले कई क्वार्टर से। दिसंबर 2021 में जहाँ पे उनकी 1.02% की होल्डिंग थी, जो लगातार बढ़ती हुई दिसंबर 2022 में 3.67% तक आई और लगातार हर क्वार्टर में उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाई है। बात अगर डीआई की करें तो उनकी होल्डिंग भी थोड़ी सी आपको कम होती हुई दिखाई देगी। दिसंबर 2021 में जहाँ पे 23.28% के आसपास होल्डिंग थी, फिलहाल 22.22% के आसपास है। मामूली सी होल्डिंग कम हुई है डीआई की, लेकिन अभी भी बहुत ही अच्छी होल्डिंग डीआई की भी है इस स्टॉक के अंदर। जनरल पब्लिक की बात करें तो उनकी 49.68% के आसपास की होल्डिंग थी, जो फिलहाल 50.11% हुई है। थोड़ी सी होल्डिंग यहाँ पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो अब यहाँ पे ये Q4 आएगा, उसके बाद में इसका आगे की दशा और दिशा तय होगी कि क्या हो सकता है स्टॉक के अंदर। अगर रिजल्ट ऐसे ही खराब रहा तब तो स्टॉक की प्राइस और नीचे जा सकती है, लेकिन रिजल्ट कुछ इंप्रूवमेंट दिखाता हुआ रहेगा तो उसके बाद यहाँ पे प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। इसलिए आपको इस समय Q4 का इंतजार करना चाहिए और वैसे भी बहुत कम समय बचा है, मार्च एंड पे है। अब यहाँ पे फंडामेंटली देखें तो कंपनी ठीक लग रही है। आप मार्केट कैप इसका देख सकते हो 4146 रुपीज़ के आसपास है। करंट प्राइस मात्र 6.05 की है, लो 5.45 और हाई 9.45 का है। तो स्टॉक इस समय आप देख सकते हो कि अपनी लो प्राइस के आसपास है। स्टॉक का पी 42.70 का है और बुक वैल्यू इसकी 15.60 की है। तो ये गौर करने वाली बात है, अपनी बुक वैल्यू से अभी बहुत नीचे स्टॉक आपको मिल रहा है। इसका ROC 5.59% है और ROE 1.04% है, फेस वैल्यू 10 है। तो फंडामेंटली ये कंपनी ठीक है। अब ये जो सबसे बड़ी बात है निकल के देखिए, रिजल्ट बेहतर रहा तो ये स्टॉक डेफिनेटली दौड़ेगा और इसीलिए आपको अगर इसमें नई पोजीशन बनाए तो Q4 के रिजल्ट का इंतजार कर ले। लेकिन कंपनी काफ़ी अच्छी लग रही है इस सेक्टर में। अब ये लॉस है, ये कम होना चाहिए, क्योंकि लॉस में रहेगी कंपनी लगातार तो फिर यहाँ पे प्राइस बढ़ नहीं पाएगी। लेकिन जिस तरह से कंपनी अपने कर्ज को कम कर रही है और जिस तरह से आगे के विजन दिख रहे हैं, यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, पावर सेक्टर में एक बड़ा रिवॉल्यूशन आने वाला है। यहाँ पे देख सकते हो कि सरकार आने वाले समय ट्रांसमिशन सेक्टर में एक नया रिवॉल्यूशन लाने की तैयारी कर चुकी है। तो यहाँ पे देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने यहाँ पे एक टास्क फोर्स लगाई है, जो आने वाले समय में इसमें राय देगी कि किस तरह से ट्रांसमिशन सेक्टर में एक स्मार्ट और फ्यूचर रेडी सिस्टम लगाया जाए, जिससे जो भी यहाँ पे नुकसान हो रहा है उसको कम किया जाए। यानी काफ़ी ज़्यादा पावर सेक्टर की कंपनियाँ जो लगातार लॉस में, और इस लॉस को कम करना है। यहाँ पे इसीलिए ये टास्क फोर्स बनाई गई है, जो यहाँ पे राय देगी कि किस तरह से यहाँ पे बदलाव किए जाए। तो इस टास्क फोर्स का काम होगा कि जो भी चैलेंजेस है ट्रांसमिशन के लिए, वो उसमें उसको किस तरह से मॉडर्न तरीके से उसमें बदलाव किया जाए और एक तरह से स्मार्ट तरीके से और फ्यूचर रेडी ट्रांसमिशन सिस्टम लगाया जाए। इस तरह से जो बिजली की चोरी भी होती है ट्रांसमिशन में, देखें तो बिजली की लीकेज भी होती है, बहुत सारे और भी लूप होल है, वो सारे के सारे किस तरह से उसको कम किया जाए और एक नई टेक्नोलॉजी लाए, इसकी तैयारी की जा रही है। और ये जो सारी बातें हैं ये आने वाले समय पावर सेक्टर में एक तेज़ी का दौर ला सकती है। सबसे बड़ी बात है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया तीसरे नंबर का प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है इलेक्ट्रिसिटी का, और ये इसीलिए सबसे बड़ी बात हो जाती है। और ये जो बात है इसे आपको ये समझना चाहिए कि चाहे कितना भी ग्रीन एनर्जी को प्रमोट किया जाए, अभी भी कोल की डिमांड है वो कम होने वाली नहीं है। और ऑलरेडी नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है कि कोल डिमांड पीक पे होगी 2030 तक। तो इसका मतलब जो कोल बेस्ड पावर प्लांट है वो आगे भी चलते रहेंगे। सरकार आने वाले समय कुछ और कोल प्रोजेक्ट को पास भी कर रही है। तो ये जो सारी बातें हैं ये इशारा कर रही है कि इस समय जेपी पावर का कामकाज बंद होते हुए दिखाई नहीं देगा। और वैसे भी देखें तो जेपी पावर अपने कर्ज को भी कम करने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो अभी थोड़ा वेट करें, नया इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल ना करें, नीचे प्राइस से एवरेज ना करें, सिर्फ Q4 का इंतजार करें। इस बार अगर Q4 बेहतर होगा तो यहाँ पे एक ज़बरदस्त तेज़ी का दौर शुरू होगा। वैसे इसमें गिरावट की संभावना अभी और कम है, थोड़ा सा पैनिक सेलिंग हो रही है, लेकिन आप देख सकते हो कि हमने दिसंबर तक के आंकड़े देखे, यहाँ पे एफआई ने बहुत अच्छी खरीदारी की है। अब हमें देखना होगा कि एफआई का रुझान आगे क्या होता है। वैसे एफआई पिछले कई समय से बाजार से पैसे निकाल भी रहे, लेकिन फिर भी उनका इन्वेस्टमेंट अगर जेपी पावर में है तो डेफिनेटली तेज़ी का दौर आएगा। और जो वॉल्यूम बढ़ा है काफ़ी समय के बाद, ये इशारा कर रहा है कि जेपी पावर में फिर से एक्टिविटी बढ़ने लगे बड़े फंड हाउस की, तो ये स्टॉक अब यहाँ से दौड़ने की भी तैयारी भी हो सकती है। तो इसीलिए हमें थोड़ा वेट करना होगा। और ये स्टॉक मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है इस लेवल पे, क्योंकि इसकी प्राइस कम है और ये अपनी बुक वैल्यू से नीचे भी है। कंपनी में देख सकते हो कि प्रमोटर ने अपने गिरवी शेयरों को छुड़ाया है, बस यहाँ पे सिर्फ माइनस पॉइंट ये तो काफ़ी बड़ा लॉस हुआ है और इसी ने यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव माहौल बनाया। इसीलिए हमें थोड़ा सा Q4 का इंतजार करना होगा, उसके बाद में यहाँ पे फिर से एक नई पोजीशन बनाई जा सकती है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।